Hello everyone, this is Manisha Sharma and I hope you all are doing well. So in the last lecture we studied about the control charts. Control charts क्यों आपके वैल्यूएबल होते हैं उसके एडवांटेजेस पढ़े थे हमने और कितने टाइप के आपके कंट्रोल चार्ट्स होते हैं वो भी देखा था. कमिंग टू वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बोला था कि 2 वीडियो में ये कवर हो जाएंगे. तो आज का जो वीडियो है दैट इज़ कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स के लिए क्या क्या आपके कंट्रोल चार्ट के अंदर जो एक्स बार चार्ट है दैट इज़ मीन चार्ट और आपका आर चार्ट विच इज़ सेट टू बी एज रेंज चार्ट वो यूज़ होता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द लेक्चर. कमिंग टू योर वेरिएबल कंट्रोल चार्ट. देखो वेरिएबल कंट्रोल चार्ट में क्या रहता है कि आपका वेरिएबल जो होते हैं जो मैंने आपको कल बताया था कि थिंग्स दैट वी कैन मेजर आर टेकन इनटू दिस वेरिएबल कंट्रोल चार्ट. व्हाट इट कैन बी हाइट, वेट, लेंथ और कंसंट्रेशन, डायमीटर, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड is taken under variable control chart. And what it does, it plot the continuous measurement process data such as length or pressure in a time ordered sequence. तो इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि आपका ज़रूरी नहीं है कि आप लाइक डेली अपना जो कंट्रोल चार्ट है उसको बना रहे हो. आप चाहो तो ऑल्टरनेट डेज पे भी बना सकते हो, रेगुलरली आप वीकली भी बना सकते हो. तो टोटली डिपेंड्स कि आपका टाइम ऑर्डर जो सीक्वेंस है आपने स्टार्टिंग में क्या ले रखा है. ठीक है. लेकिन अगर हम कॉन्ट्रास्ट में एट्रीब्यूट चार्ट की बात करें तो उसमें क्या कहता है, इट काउंट्स द डेटा. कल ये चीज़ बताई थी ना मैंने आपको कि एट्रीब्यूट में वी आर काउंटिंग द डिफेक्ट्स, वी आर टेकिंग द आइडिया ऑफ व्हाट इज़ द डिफेक्ट पर यूनिट और लॉट्स में भी डिफाइन कर सकते हैं हम, सच एज द नंबर ऑफ डिफेक्ट और डिफेक्टिव यूनिट्स. वेरिएबल कंट्रोल चार्ट लाइक ऑल कंट्रोल चार्ट help you identify the causes of variation कि why the variation is occurring at the very first place. ओके. तो जैसे मैंने आपको चांस वेरिएशन बताया था एंड आपको दूसरे फैक्टर्स के हिसाब से जो वेरिएशन होता है लाइक मैन, मटेरियल एंड योर इक्विपमेंट, उसके हिसाब से जो वेरिएशन होता है दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड. तो इसमें जो वेरिएशन किस वजह से हो रहा है दैट इज़ बीइंग आइडेंटिफाइड और उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ताकि आप पूरा कंट्रोल कर सको विदाउट ओवर कंट्रोलिंग इट. ऐसा नहीं है जैसे कई बार होता है ना कि मैनेजर्स को इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस ले लेता है कि वो आपके वर्कर्स या आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके हित में नहीं होते हैं. दैट मीन्स यू आर ओवर कंट्रोलिंग दैट थिंग. तो विदाउट ओवर कंट्रोलिंग यू आर टाइमली ऑर्डरिंग, यू आर टाइमली सीक्वेंसिंग योर डेटा so that you can identify the deviation and can correct them. So before moving to your X chart and Z chart, we are going to first understand standard deviation. अब आप सोच रहे होगे कि ये तो हमने पढ़ रखा है, बाय शी इज टीचिंग दिस. तो देखो विद दिस ओनली यू विल बी एबल टू गेट टू एक्स चार्ट एंड योर जेड चार्ट. स्टैंडर्ड डेविएशन आपने 10th में पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, वाई वी यूज स्टैंडर्ड डेविएशन. लाइक हम तो ये भी कह सकते हैं कि जब हमें मीन पता चल रहा है, मीन क्या निकलता है आपका, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय में एन. जितना आपका पूरा डेटा मतलब आपने सैंपल ले रखा है उसको आप पूरे को ऐड करो और डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं वो करो. तो वाई आर वी फाइंडिंग द सैंपल योर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें बताता है कि आपका डेटा कितना रिलायबल है या कितना डिफरेंट है. स्कैटर्डनेस फाइंड करता है, डिस्पर्शन फाइंड करता है कि अगर मीन 5 आ रहा है तो इसके आसपास 4 आ रहा है, 4.5 आ रहा है, 4.7 आ रहा है. तो ये जो स्कैटर्डनेस है ये कितने करीब है आपके मीन के, दिस इज व्हाट standard deviation finds out. That means it shows how much different there is between the pieces of data by showing how close it is to the average of your data, that is mean. अगर देखो लो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट मीन्स आपका जो डेटा है बहुत रिलायबल है कि आपका मीन के पास है, बहुत ज़्यादा करीब है. लेकिन अगर हाई है तो दैट मीन्स वो मीन से बहुत डिस्पर्स हो चुका है, बहुत स्कैटर्ड हो चुका है. तो एक और एग्जांपल मैं आपको स्कूल का ही देती हूँ. जैसे मान लीजिए मेरा आईएम का सब्जेक्ट है. तो अगर मैं आईएम का जो सब्जेक्ट है उसका अगर मेरा ओवरऑल रिजल्ट 85% आ रहा है, मैंने मीन निकाला सभी बच्चों का, तो इट इज़ कमिंग टू बी 85. तो अब मैं क्या करूँ कि मैं दूसरी जो सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे जो आपके टेस्ट स्कोर्स हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेती हूँ. तो मुझे पता चल जाएगा कि जो ये मेरा मीन था 85% जो मैंने आपका निकाला था, क्या दूसरे सब्जेक्ट में भी इसके आसपास बैठ रहा है कि नहीं. तो वो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है. ठीक है. तो इसका जैसे एक ग्राफ है, ग्राफ में क्या है आपके ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इट इज़ बेल शेप्ड. आपने पढ़ा होगा इसमें स्टैटिस्टिक्स में. तो इसमें अगर इस रीजन में आ रहा है तो दैट मीन्स वन स्टैंडर्ड डेविएशन है कि बहुत कम आपका वेरिएशन है.
जब आपका ये दूसरे में पहुंच जाता है जहाँ पे 95% है तो दैट मीन्स 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, और जब बिल्कुल ही आपका यहाँ पे पहुंच जाता है तो वो दैट इज़ 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाहर पहुंचने का मतलब है कि मान लीजिए 85% था 60% पे आ गई, कोई मैच ही नहीं है, तो वो आपका लास्ट बिल्कुल इसके कर्व के बाहर निकल जाता है वो, तो उसके उसको हम कहते हैं योर दैट इज़ आउट ऑफ योर मीन, आउट ऑफ द रेंज। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू योर सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन बार। एक्स मतलब जो भी आपका ये जैसे 1 2 3 करके आपके इधर नंबर ऑफ सैम्पल्स होते हैं, और यहाँ पे वो डेटा दे रखा होता है कि फर्स्ट में 10 है, इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें 30 है, तो ये आपका एक्स होता है। इसमें से आप मीन को माइनस करोगे, और n-1 मतलब 3-1, दैट इज़ हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। नाउ कमिंग टू योर कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्या क्या इसमें चीज़ें आप कवर करते हो। तो आर ऑब्जेक्टिव फॉर दिस सेक्शन इज टू लर्न द कंट्रोल चार्ट फॉर मॉनिटर कंटिन्यूस डेटा। वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ कंटिन्यूस आर डेटा इज एंड हाउ टाइमली आर सीक्वेंस इज। सो द मोस्ट कॉमनली यूज चार्ट इज एक्स बार चार्ट, जिसको हम मीन चार्ट भी बोलते हैं, और टू कॉमनली जो सेकंड कॉमनली होता है दैट इज आर चार्ट। एस चार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टडी अबाउट आर चार्ट। सो एक्स बार कंट्रोल चार्ट क्या होता है, इसको हम मीन या एवरेज सेट ऑफ एग्जाम्पल्स कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ स्टील रोड्स, आप स्टील रोड की लेंथ माप रहे हो, तो अगर मान लीजिए किसी भी जो आपकी बिल्डिंग होती है वहाँ पे एज पर द लेंथ स्टील रोड नहीं पहुँचती है, तो उसका जो उसको कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग करेंगे, ज़्यादा बड़ी है कटिंग करेंगे तो दैट मीन्स वो जो बाकी है वो वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए आपको प्रॉपर लेंथ आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। वेट ऑफ बैग्स ऑफ कंपाउंड, ये एग्जांपल्स हैं आपके। द इंटेंसिटी ऑफ लेज़र बीम्स, की लेज़र बीम की क्या इंटेंसिटी है, कितने मतलब इंटेंसिटी से दे आर वर्किंग। एंड इन कंस्ट्रक्टिंग दिस चार्ट सैम्पल्स ऑफ प्रोसेस आउटपुट्स आर टेकन एट रेगुलर इंटरवल्स दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। और उसके बाद इनका सैंपल लिया जाता है, मीन निकाला जाता है, और इनको आपको ग्राफ पे बनाया जाता है। UCL, CL एंड योर अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट एंड सेंट्रल कंट्रोल लिमिट, वो आपको दिखाई जाती है। एंड दिस चार्ट कैन देन बी यूटिलाइज टू डिटरमाइन द एक्चुअल प्रोसेस मीन versus a normal process mean, nominal process mean, and will demonstrate if the mean output of the process is changing over time. Okay, I hope this is clear. Sorry. नाउ ये आपका ग्राफ है। कैसे बनता है आपका ग्राफ, कल मैंने आपको ग्राफ डिस्कस किया था। तो ग्राफ देखो, आपका ऊपर आएगी आपकी अपर कंट्रोल लिमिट, बीच में सेंट्रल लाइन और लोअर कंट्रोल लिमिट। तो आपका जो ग्राफ है वो स्कैटर्ड कैसे होता है, मान लीजिए ये आपका ग्राफ चल रहा है यहाँ से, तो ये वाली जो चीज़ है जहाँ से आपकी ये लिमिट्स निकल रही हैं, ये जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ये क्या दर्शाता है, आपका मीन ऑफ ईच सैंपल। जो आपने मीन निकाला है हर सैंपल का, हर सैंपल में कुछ आपके डेटा होंगे, उस डेटा के हिसाब से आप उसका मीन निकालोगे डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सैंपल दैट यू हैव टेकन। और फिर उसके बाद ये जो आपकी लाइन दिखाती है दैट मीन्स ये एक्चुअल प्रोसेस जो आपका टेक प्लेस किया है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट शोज़। तो इसीलिए अगर देखो ये ज़्यादा अगर इससे ऊपर चला जाता है, मान लीजिए अगर ये जो अपर कंट्रोल है यहाँ आ गया, यहाँ आ जाता, तो मतलब क्या था, अगर ये चलो यहाँ ये भी नीचे चला जाता, तो मतलब क्या था कि आपके जो प्रोडक्ट में डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, इधर पहुँच गया है, और अगर यहाँ पे है तो दैट मीन्स वो भी बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ व्हाट एक्स बार कंट्रोल चार्ट शोज़। तो यहाँ पे आपकी मीन निकाल के सारे डिस्पर्शन देखे जाते हैं। तो ये आपकी लिमिट्स होती हैं कि आपकी अपर कंट्रोल लिमिट है वो कैसे डिफाइन होती है, मीन प्लस में A2 क्या है आपका फैक्टर, और आर वो आपका आर जो है, आर चार्ट जो हम आगे यूज़ करेंगे वो इसमें यूज़ होता है। कोई भी ये दोनों जो एक्स चार्ट हैं और जो आर बार चार्ट हैं, दोनों अकेले अकेले यूज़ करके कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए हम उनको साथ में यूज़ करते हैं। CL मतलब वही आपका पूरा मीन, क्योंकि सेंट्रल लिमिट तो मीन ही होगी ना। एंड लोअर कंट्रोल लिमिट में क्या करोगे, मीन में से माइनस करोगे जो आपका फैक्टर है, एंड योर आर दैट इज रेंज, आर बार चार्ट। अब आते हैं हम आर बार चार्ट पर। आर बार चार्ट क्या होता है आपका, बेसिकली दिस टाइप ऑफ चार्ट डेमोन्स्ट्रेट द वेरिएबिलिटी विद इन द प्रोसेस। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि मीन ओवर टाइम कितना चेंज हो रहा है आपका हर सैंपल, लेकिन यहाँ पे वेरिएबिलिटी बताता है। इट इज़ सूटेड टू प्रोसेस वेयर द सैम्पल साइज आर रिलेटिवली स्मॉल, दैट इज़ अगर 10 से कम है, अगर आपका जो सैम्पल साइज है दैट इज़ लेस देन 10, देन दिस इज़ यूज। सेट ऑफ सैम्पल डेटा आर रिकॉर्डेड फ्रॉम अ प्रोसेस फॉर द पर्टिकुलर क्वान्टिटी एंड दैट इज़ बींग मॉनिटर्ड।
For each set of data, the difference between the smallest and the largest readings are recorded. रेंज में क्या रहता है, मान लीजिए आपकी अगर मैं रेंज लेती हूँ तो रेंज अगर जैसे 2 ले लिया, 3 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया एंड 9 ले लिया, तो अब इफ़ आई एम आस्किंग कि आप इसकी रेंज निकालो, तो रेंज का मतलब क्या होता है कि आप हायर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर रहे हो। इसमें से हायर कौन सी है आपकी 15 और लोअर कौन सी है आपकी 2, तो आपकी रेंज क्या निकलेगी 13। तो ये आपका इसमें फाइंड होता है। ठीक है, ये भी आपको रेंज हो गया, डिस्पर्शन हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हो गए, ये सारे 10th या 9th में पढ़े होंगे आपने। तो दिस इज द रेंज ऑफ द सेट ऑफ डेटा एंड द रेंज आर नाउ रिकॉर्डेड ऑन टू अ कंट्रोल चार्ट। तो वो अब एक चार्ट पे रिप्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, वही अपर कंट्रोल CL एंड UCL। देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट होती है कि जैसे आपकी ये सेंट्रल लाइन जा रही है, इधर आपके सैंपल डेटा है, तो रेंज फ्रॉम ईच सैंपल, ये जो सारे डॉटेड लाइंस है ना आपकी, ये वाली डॉटेड लाइंस, ये आपके एक सैंपल के रेंज को मतलब बता रही हैं। और बाद में ये वाली जो लाइन है दैट इज टेलिंग द एवरेज ऑफ ऑल दीज रेंजेस। जैसे मैंने अभी आपका एक निकाला, तो ऐसे हर सैंपल के निकलेंगे। अगर मान लीजिए 13 निकल गई एक सैंपल की रेंज, एक की 14 निकल गई, एक की 15, तो इन सबका ऐड करके आप एवरेज निकाल लोगे, तो वो आपका एवरेज ऑफ ऑल द रेंजेस आ जाएगा, विच इज़ दिस लाइन, ग्रीन लाइन। तो ये भी आपका इसी तरह बाइफिकेटेड होता है। और उसका जो आपका एग्जाम्पल जो इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़, उसमें आपने पढ़ा था कि आपको x बार प्लस में आपका A2 दैट इज़ फैक्टर एंड देन R कंबाइंड यूज होता है इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका UCL जो है दैट इज़ अपर कंट्रोल लिमिट, दैट इज़, ये आपका यहाँ पे सही से आ नहीं रहा था, आई कुड नॉट टाइप इट दैट वे। तो ये कैसे होगा, D4 एंड R, ये भी आपका फैक्टर है, और R मीन्स आपका R बार चार्ट। और D2 वही आपका ऐसे यूज़ होगा, D2R, ये आपका रेंज जो निकलेगी। और ये D2 ये फैक्टर्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चंस में, तो वो आपको निकालने पड़ेंगे। हेयर द फैक्टर्स, ये भी ऐसे हैं, A2, D2 एंड D4 depend on the number of unit per sample. The larger this number, the closer the limits, and the value of the factor A2, D4 and D3 can be obtained from statistical quality control table. ये आपकी PVAF टेबल्स होती हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो उसी तरह आपकी SQC की भी टेबल्स होती हैं, तो वो उसमें यूज़ होता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। ये आपके थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप इसके न्यूमेरिकल यू डोंट नीड टू डू इट, बिकॉज एग्जाम में जो पैटर्न रहा है आपको हमेशा इससे पूछा है कि मीन चार्ट कैसे दिखाते हैं। आपको डायग्राम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मतलब पता होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। सो आई एम नॉट टेकिंग द न्यूमेरिकल्स, आई हैव ऑलरेडी टेकन द न्यूमेरिकल्स दैट आर इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। So I hope this is clear, and for any queries you can comment down, or you can ask on Google Classroom or anywhere that I am available. Thank you so much class. Keep learning.